रेबीज इन इंडिया किसकी वजह से होती है? रेबीज। डॉग्स जो होते हैं वेक्टर की तरह एक्ट करते हैं, उनको थोड़ी रेबीज होता, उनके सलाइवा में वायरस रह जाता है। रेबीज को लेके बहुत ज्यादा हल्ला भी हुआ था थोड़े टाइम पहले कि कैसे डॉग्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करा जा सकता है। एबीसी मेथड्स भी आपने पढ़े थे, बड़ा ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ। बाद में बोला कि जो एक्चुअल में डॉग बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हैं, सिर्फ उनको आइसोलेट करना है, बाकियों को ज्यादा खिलाना पिलाना नहीं है, ज्यादा सर पे भी नहीं चढ़ाना है। ऐसी कुछ चीजें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आती हैं। फिर जो डॉग लवर्स थे, आप में से भी कई डॉग लवर्स होंगे, उन्होंने क्रिटिसाइज भी करा कि नहीं उनकी भी लाइफ है। लाइफ तो है पर केसेस बहुत ज्यादा ब्रूटल आ रखे थे। फिर कईयों ने ह्यूमन को डॉग्स के साथ कंपेयर करा, कईयों ने ह्यूमन टू ह्यूमन जो वायलेंस होता है उसके साथ कंपेयर किया। पर यहाँ पे ना सिर्फ वो कॉन्फ्लिक्ट्स की बात थी, यहाँ पे एक बीमारी की भी बात थी, रेबीज। रेबीज के ऊपर कोई पेपर नहीं होता ऐसा जिसमें सवाल नहीं पूछा जाता। पंजाब का ही पेपर उठा लो, पूछा था कि कौन से बीमारियां हैं, नीचे जो बीमारियां दे रखी हैं उनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो वीक एटीनेटेड फॉर्म ऑफ वायरस से नहीं बनाई जाती। उसका यही था एग्जाम्पल। इसकी आप वीकेंड फॉर्म भी यूज नहीं कर सकते, खतरा रहता है, अगर डेवलप करेगी तो बचाओगे कैसे फिर उसको। एक बार सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं रेबीज के, उसके बाद बचने के चांसेस 100% फेटल बोला हुआ है, मतलब मरने के चांसेस पक्के हैं, बचने के बहुत कम है। पर ये प्रिवेंटेबल होता है, तो अगर प्रिवेंटेबल है तो फिर बचा क्यों नहीं पाते? और इंडिया का अगर कंट्रीब्यूशन देखोगे तो जो 57,000 डेथ्स हुई एक साल के अंदर, 20,000 डेथ्स अकेली इंडिया से ही थी। रीजन क्या है? तो नंबर 1, जहां पे वो रेबीज वायरस रहता है डॉग्स के अंदर, ऐसा नहीं है कि डॉग्स के अंदर होता है, कैट्स भी होती हैं, मंकीज भी होते हैं, पर उनके साथ कनेक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं रहती ह्यूमन की। डॉग्स आपको हर जगह पे यहाँ पे घूमते हुए दिखेंगे, पर एक बंदर आ जाए आप भागोगे। पीयू जाना कभी बीच में, बड़े सारे बंदर हैं वहां पे, फिर आपसे वो रोड नहीं क्रॉस होएगा। कहीं बोलेंगे कि कर लो आराम से, छेड़ना नहीं है इनको, पर एक भी गलती से आपने जोर से फुट स्टेप रखा, वो आपको अटैक कर देंगे। पर एक केस स्टडी भी बता देती हूँ। हम जा रहे थे एक बार अपने इंस्टीट्यूट और बीच में बंदर थे बड़े सारे, तो हम तो आराम से निकल रहे थे, बिल्कुल स्लो एंड स्टडी कि ये अपना खाते पीते रहे और हम निकल जाते हैं। एक लड़की आई, वो डरी हुई थी, उसने ना हमें धक्का मारा पहले तो कि फटाफट निकलना है। वो तो निकल गई, पर जो हमारे साथ एक चली हुई थी उसको बंदर ने बाइट कर दी वहां पे। फिर उसको हम फटाफट से हॉस्पिटल लेके गए, क्योंकि रेबीज के चांसेस रहते हैं मंकीज के थ्रू भी। तो डॉक्टर ने पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि कोई चेक करो कि ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, तो उसको हो रही थी, तो मतलब कनेक्टिविटी हो चुकी थी, मंकी का सलाइवा और उसका ब्लड वो कनेक्शन में आ चुके थे, तो रेबीज वायरस की भी पॉसिबिलिटी रहती है। अब इसमें लगते हैं मल्टीपल इंजेक्शन, और इंजेक्शन वैसे नहीं लगता कि इंजेक्शन नीडल ली, वो डाल दी बाजू के अंदर, निकाल दी वापस, नहीं, पूरी इनॉक्यूलेशन करी जाती है, लगभग इतने एरिया के अंदर वो जो निडल होती है उसको स्प्रेड करा जाता है, फिर जाके वो दवाई अंदर डाली जाती है। काफी पेनफुल प्रोसेस रहता है। वैसे ही सेम केसेस आपने थोड़े टाइम पहले भी पढ़े थे, आज रिवीजन वाली क्लास में भी देखेंगे उसको, कि एक छोटी सी बच्ची थी, उसको डॉग ने बाइट भी नहीं किया था, उसके तो मतलब चिथड़े ही अलग कर दिए थे। तो यहाँ से एक तो डॉग बाइट्स के केसेस सामने आते हैं। रेबिस की तो बात ही नहीं हुई, उसकी डेथ ही एट द स्पॉट होगी। एल्डरली पीपल को बड़ा ज्यादा ये अटैक करते हैं। वैसे लड़के और लड़कियां होती हैं, यहाँ पे जेंडर बाइसनेस भी आपको डॉग के बिहाफ पे देखने को मिलती है। लड़कों से ये डर जाते हैं, लड़कियों से ये डरते नहीं है, डराने लगते हैं कई बार। कई बार फीडिंग भी बहुत ज्यादा होती है, तो ये अपनी टेरिटरीज बना लेते हैं कि इस एरिया में हमें खाना खिलाया जाता है, पूरे बॉडी गार्ड की तरह वो एक्ट करते हैं बाहर। बड़े सारे प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ से इमर्ज करते हैं। यहाँ पे ह्यूमन प्रॉब्लम और एनिमल की प्रॉब्लम को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। कईयों ने बोला था कि यहाँ पे भी तो रेप केसेस आते हैं, वो आउट ऑफ बॉक्स चला गया फिर टॉपिक। रेप के केसेस आते हैं, अभी आपने उन्नाव केस के बारे में सुना होगा, पहले डेथ लाइफ सेंटेंस दिया हुआ था, अब कर दिया उसको कि बेल आउट कर दी जाएगी। तो ये तो कोर्ट की प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे कि क्या डिसीजन ले रहे हो भाई तुम, किसी ने इतना ब्रूटल रेप केस कॉज करा था और पहले लाइफ सेंटेंस दे रहे हो, अब अचानक से उसको आप छोड़ रहे हो, तो ये तो बिल्कुल ही ये तो कहीं ना कहीं जो जुडिशियल प्रॉब्लम्स हैं वो हाईलाइट करती हैं। फिर आप बोलते हो कि एनजीएसी नहीं आना चाहिए, कोलेजियम सिस्टम ही रहना चाहिए। हाँ, मतलब वही है, पॉलिटिशियन जहां पे आ जाते हैं तो आपके डिसीजन चेंज कर जाते हैं। तो ये अलग प्रॉब्लम्स हैं, इसको जब भी रेबीज के ऊपर टॉपिक आए, ये वाले एग्जाम्पल आपने नहीं देने हैं, आप इनको कनेक्ट नहीं कर सकते, ये दोनों ही ऑपोजिट है, यहाँ पे स्पीशी का ही डिफरेंस आ जाता है। अब एनिमल को पहली प्रेफरेंस क्यों नहीं दी जाती, ह्यूमन को क्यों दी जाती है? तो जब आप इवोल्यूशन पढ़ते हो उसमें भी पहली जो प्रायोरिटी है, जो सबसे सुप्रीम माना जाता है, दैट इज होमोसेपियन सेपियन। तो उस वजह से भी केसेस देखे जाते हैं। बेशक बॉडीज बन रखी हैं एनिमल के वेलफेयर के लिए भी, पर पहली जो प्रायोरिटी दी जाती है वो ह्यूमन को ही दी जाती है। तो आपके आंसर में ये कभी भी हाईलाइट नहीं होना चाहिए कि आप उसको फांसी के साथ कंपेयर कर रहे हो, डेथ सेंटेंस के साथ कंपेयर कर रहे हो। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है मेनली वो रेबीज के साथ एसोसिएटेड है।
सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर इंडिया कर रहा है, इवन अफ्रीकन यूनियन की कंट्री भी उतनी ज्यादा हाईलाइट नहीं हो रही है, तो मतलब प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारे एंड से आ रही है यहाँ पे। और ऊपर से फिर ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की आप बात करते हो कि साउथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे, बीमारियां तो देखनी पड़ेंगी। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के अंदर भी रेबिस को काउंट करा जाता है। अब रेबीज के बारे में देख लो, थोड़ा सा डाटा है, बीमारी के बारे में देखना है, दैट्स ऑल। और जो रेबीज है ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको एक साल के अंदर कम से कम नहीं 10-12 बार देखने को मिल जाता है, ठीक। कभी केसेस आते हैं, कभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डाटा आता है, तो क्वेश्चन भी इसी वजह से आपके पेपर में मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं। हरियाणा का तो फिक्स है, कुछ ना कुछ पूछेगा, सिम्टम ही पूछ लेगा कि हाइड्रोफोबिया किस में आता है, रेबीज में आता है। अब पानी से डर क्यों लगता है रेबीज के अंदर? उस टाइम पे पता है क्या होता है, जो आपका ये फेरिंग्स वाला पार्ट होता है ये इतना ज्यादा जुड़ जाता है एक दूसरे के साथ कि आपको पानी को भी आप दूर करने को बोलते हो कि हमने नहीं पीना पानी, उस टाइम पे जब ये सिम्टम सामने आने लगते हैं। तो हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिया मतलब डर। वैसे नहीं होता कि जैसे डॉग के ऊपर आप पानी फेंकते हो वो भाग जाता है, वैसा नहीं होता। वो इतनी ज्यादा यहाँ पे बॉडी के अंदर अकमुलेशन हो जाती है फेरिंग्स वाले पार्ट में, वो जुड़ जाता है कि आप मना ही कर देते हो। रीजन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इससे बड़ा इंपैक्ट होता है। वन बाय वन देखो, अब आई थिंक आपको आइडिया लग गया, दो टॉपिक्स मिक्स नहीं करने। ये ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की कैटेगरी में आएगा, ह्यूमन टू ह्यूमन का आप एग्जांपल यहाँ पे दे सकते। मंकीज मंकीज दूर रहते हैं ह्यूमन विसिनिटी से, अगर आसपास रहते हैं तो वहां पे भी उनसे ये केसेस देखने को मिलते हैं, वो रेयर होते हैं, पर डॉग्स का कॉमन केस आता है। तो यहाँ पे आप डॉग लव के हिसाब से भी नहीं बोल सकते और प्रो ह्यूमन भी नहीं बोल सकते, तो न्यूट्रल सी अप्रोच लेके चलनी है जब भी कभी रैबिस के ऊपर क्वेश्चन आए। हाँ, एक और केस आया था कि वो वॉक पे लेके गई थी लेडी अपने डॉग को, ये दिल्ली एनसीआर का केस था। एक लड़की अपने नॉर्मली फोन पे बात कर रही थी, तो उसने जैसे ऐसे फोन रखा तो उस डॉग को लगा मेरे को या मेरे ओनर को अटैक करने की ट्राई, एट द स्पॉट वो मर जाती है। यहाँ गले के आसपास के एरिया पे उसने अटैक कर दिया था डॉग, वो पेट डॉग का केस था। तो यहाँ पे स्ट्रीट डॉग और पेट डॉग की भी बात नहीं है, ये भी नहीं बोल सकते कि ट्रेंड है प्रॉपरली डॉग, कई डॉग्स बड़े ज्यादा एग्रेसिव होते हैं नेचर में। चलो, रेबीज इन इंडिया। अभी हुआ क्या, वन हेल्थ की एक रिसेंट स्टडी आती है और इन्होंने बोला कि इंडिया को रेबीज केसेस के ऊपर दोबारा से चेक रखना पड़ेगा। 1/3 जो ग्लोबल रेबीज की डेथ्स हो रही हैं वो इंडिया के ही अंदर हो रही हैं। तो अगेन, जैसे डोपिंग लिस्ट में हमने थर्ड टाइम फर्स्ट रैंक अटेन करा था, सेम रेबीज के केस में भी हम 1/3 कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं जो डेथ्स रेबीज की वजह से हो रही हैं। अब पहले तो रेबीज के बारे में देख लो। सबसे पहले तो ये जो रेबीज है ये एक वायरल डिजीज है, यानी कि वायरस की वजह से होती है। न्यूट्रोट्रॉफिक वायरस है, आपके नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। और जो जीनस आता है इसका, दैट इज लाइसा वायरस जीनस, और फैमिली कौन सी आती है, तो रेबिडो विर्ड। स्टेट एग्जाम में पूछा जा सकता है, यूपीएससी माइट नॉट आस्क। और ग्लोबल वर्डन अगर आप देखोगे तो एनुअली रेबीज की वजह से जो डेथ्स के केसेस होते हैं 59,000 डेथ्स केसेस आते हैं। 40% जो विक्टिम्स हैं वो यहाँ पे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 15 से कम की होती है। मतलब जो एक्सट्रीम सेक्शन आपको मिलेगा, या तो बच्चे होंगे या तो बूढ़े होंगे, बीच वाले भाग लेते हैं। तो ये वाले केसेस आपको विक्टिम्स के थ्रू मिलेंगे। जूनोटिक है, जूनोटिक जू में क्या देखने जाते हो आप, एनिमल्स। तो एनिमल टू ह्यूमन जो केसेस आते हैं दैट इज जूनोटिक। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन रेबीज का नहीं देखा गया, आज तक कोई केस ऐसा सामने आया नहीं। तो जूनोटिक है। और इसके अलावा नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, याद होगा आपको स्नेक ई वैनमिंग, जो स्नेक के काटने की वजह से डेथ्स होती हैं साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में, वो भी काफी सारे केसेस आते हैं। क्यों, लाइफस्टाइल ही वैसा है, जंगल वाला एरिया काफी है, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट आप देखते हो वहां पे। तो स्नेक ई वैनमिंग को रिसेंटली ऐड करा गया था नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के अंदर। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज वही, इक्वेटर है 0 डिग्री, 23.5 नॉर्थ वाला पार्ट, 23.5 साउथ वाला पार्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस बीच में कुछ डिजीज ऐसी थी जो कभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कभी उनकी खुद की कंट्री ने ध्यान नहीं दी, तो उनको फिर ध्यान में लाया गया WHO के थ्रू और नाम दे दिया गया नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, जिसमें रैबीज भी इंक्लूडेड है। डेंगू आता है इसमें, यस। चिकुनगुनिया आता है, यस, वो भी इंक्लूडेड। ट्रेकोमा आता है, ये भी आता है। आई ब्लाइंडनेस, ऑन्कोसेरसियासिस आता है, यस। रिवर ब्लाइंडनेस, याद होगा आपको, कौन सी पहली कंट्री है जिसने रिवर ब्लाइंडनेस को पूरी तरह से, हाँ अफ्रीका में है, एलिमिनेट कर दिया है। नाइजीरिया या नाइजर, नाइजर, नाइजर थी, ठीक है, लैंडलॉक। ठीक है जी। उसके बाद जो मेन सोर्स रहता है, अच्छा ऊपर देख लो, 100% फेटल होता है एक बार क्लिनिकल सिम्टम अगर आ जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। देन जो मेन सोर्स रहता है इन्फेक्शन का वो यही है कि 99% ह्यूमन रेबिस के केसेस थ्रू बाइट, बाइट की वजह से आते हैं या स्क्रैचेस के थ्रू आ जाते हैं। और जो बाकी के मैमल्स हैं वो भी रेबिस को कैरी करते हैं, पर उनके साथ कनेक्शन उतना ज्यादा नहीं होता, तो हाईलाइट नहीं होते उतने जितने डॉग्स हो जाते हैं। ट्रांसमिशन कैसे रहता है, तो सलाइवा के थ्रू, जैसे बाइट या फिर स्क्रैचिंग होती
होती है, या फिर ब्रोकन स्किन या म्यूकोजा, मतलब ऑलरेडी किसी इंसान को चोट लग रखी थी और सलाइवा उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है, तो उस केस में भी ये ट्रांसमिशन होता है। और ह्यूमन टू ह्यूमन केस अभी तक कोई भी इसका केस सामने नहीं आया, कोई भी कंफर्म केस नहीं देखा गया है। ये स्टेटमेंट बन सकता है प्री के अंदर, ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना। हाँ, तब केसेस हो सकते हैं, पर आपने देखा होगा जब भी ऐसा कोई रेबिस का केस सामने आता है, पूरी की पूरी गाड़ी भी जलानी पड़ जाती है ताकि ये फैले ना वायरस। अभी तक कोई कंफर्म केस नहीं है ह्यूमन टू ह्यूमन जो ट्रांसमिशन होती है। यस, जलाना पड़ जाता है वो पूरा की जो वायरस है उसकी कोई भी स्ट्रेन ना बचे। हुआ भी था ये, हिमाचल में एक केस आया था ऐसा आईजीएमसी के पास। चलो एनीवेज, नेक्स्ट इज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। पूरी तरह से प्रिवेंटेबल है, बट शर्त एक ही है कि अगर साथ के साथ आपने ट्रीटमेंट ले लिया। जो साथ के साथ ट्रीटमेंट लिया जाता है उसको बोलते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, दैट इज पीईपी। पोस्ट एक्सपोजर मतलब एक्सपोज आप हो चुके हो उस बाइट के सामने, वायरस कहीं ना कहीं आपको पता नहीं है कि बॉडी के अंदर गया है या नहीं, ब्लीडिंग हो रही है, शायद स्क्रैचेस हो रखे थे, तो क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? 15 मिनट के अंदर इमीडिएट वुंड वॉशिंग, जहां पे चोट लगी है, वाइट हुई है, उसको फटाफट से वॉश आउट करना पड़ता है सोप या वाटर के साथ। 15 मिनट के लिए रेगुलर करना पड़ता है ये। आफ्टर दैट रेबीज वैक्सीन का कोर्स दिया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले वॉश आउट करा था उस एरिया को, आफ्टर दैट वैक्सीन का कोर्स शुरू होता है। अब ये आती है रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन। अब देखो ये तो हो गया इमीडिएट स्टेप कि जब लगी वो बाइटिंग हुई तभी आपको साथ के साथ डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, इसका मतलब होता है दो तरह की एंटीबॉडीज होती हैं आपकी, एक मोनोक्लोनल और दूसरी पॉलीक्लोनल। देखो पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, और मोनो का सिंगल, ठीक है। मतलब यहां पे क्या किया जाएगा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में एक ही टाइप की एंटीबॉडी बनेगी जो स्पेसिफिक टाइप के वायरस के साथ फाइट करेगी। पॉलीक्लोनल का मतलब है यहाँ पे मल्टीपल एंटीबॉडीज होंगी जो मल्टीपल इंफेक्शन के साथ फाइट करेंगी। अब रेबीज जब 100% फैटल हो सकता है तो उस केस में कौन सी फॉर्म यूज करी जाती है? मोनोक्लोनल, एक टाइप की एंटीबॉडी जो एक टाइप के वायरस को अटैक करेगी। अब कई बार जो सबसे बड़ी दिक्कत आई है, ये क्लिनिक्स में अवेलेबल ही नहीं होती। मतलब आपके नियर बाय ये प्रॉब्लम होगी, जहां पे हॉस्पिटल शायद बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, वहां पे ये अवेलेबल ही नहीं होती है। तो आधे से ज्यादा जो डेथ्स के केसेस है वो इस रीजन की वजह से भी हैं। कहीं जो कोर्स है उसको ही पूरा नहीं करते हैं, डॉक्टर ने बोल दिया 7 इंजेक्शन लगेंगे, उन्होंने देखा 3 लगवा लिए। अब फाइनेंशियल कहीं ना कहीं बर्डन आ रहा है, तो उन्होंने देखा कि फाइनेंशियल बर्डन भी हमारे ऊपर आ रहा है, और वो क्या करते हैं, 3 इंजेक्शन के बाद छोड़ ही देते हैं, कोर्स ही पूरा कंप्लीट नहीं करा, जबकि वो कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है। तो ये होता है आपका पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, जहां पे वूंड को फटाफट से 15 मिनट के लिए धोया जाता है और उसके बाद वो जो वैक्सीन की कोर्स होती है वो शुरू कर दी जाती है। ठीक, इसकी नॉन अवेलेबिलिटी भी एक वन ऑफ द रीजन है जो रेबीज की डेथ्स को प्रमोट करता है। आफ्टर दैट सिम्टम्स, इंक्यूबेशन पीरियड। अब देखो इंक्यूबेशन पीरियड ये आपके स्टेट एग्जाम्स में पूछ ली जाती है ऐसी टर्म्स। जिस दिन बॉडी के अंदर वो वायरस गया और सिम्टम जाके बाद में आया, वो जो बीच का टाइम था जिसमें आपको पता ही नहीं लगा कि मेरी बॉडी के अंदर वायरस है, उसको क्या बोला जाता है? इंक्यूबेशन पीरियड। ये डेफिनेशन सेम ही रहती है बैक्टीरिया के केस में भी, वायरस के केस में भी। जब वो वायरस बॉडी में गया तब से लेके जब उसने पहला अपना सिम्टम शो करा, वो पूरा का पूरा टाइम पीरियड क्या था? इंक्यूबेशन पीरियड। जैसे जेस्टेशन पीरियड आपने सुना होगा, जिस दिन प्रेगनेंसी प्रूव होती है उससे उस दिन से लेके जब तक बच्चा डिलीवर नहीं होता, वो सारा का सारा पीरियड क्या है? जेस्टेशन पीरियड। एलिफेंट का यूपीएससी ने पूछ लिया था एक बार, क्योंकि उस टाइम पे ह्यूमन और एलिफेंट्स के कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा हुए थे। अब इसकी ना 2 फॉर्म्स आएंगी, वन इज फ्यूरियस रेबीज और दूसरा है पैरालाइटिक रेबीज। पैरालाइटिक रेबीज नाम से पता लग रहा है क्या कॉज करेगा? पैरालिसिस, मतलब जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पूरा इंपैक्ट हो जाएगा इस केस में। और फ्यूरियस रेबीज जो आप बड़ी कॉमन टर्म सुनते हो, दैट इज हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो फॉर वाटर, फोबिया फॉर फियर। एंड देन हेलुसिनेशन, कुछ चीजें जो एग्जिस्ट नहीं कर रही उनको आप फील कर रहे हो, देख रहे हो, वो सारी हेलुसिनेशन वाली प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी। हाइपर एक्टिविटी, अगर आपने एक थोड़े ही टाइम पहले एक वीडियो भी आया था सामने, जिस बच्चे को 14 साल का बच्चा था, उसको डॉग ने बाइट करी थी, उसके घर वालों ने छुपा दिया। क्यों? क्योंकि डॉग बाइट को भी सोशली स्टिग्मेटाइज माना जाता है कि इसको अगर रेबीज हुई तो शायद सारी कम्युनिटी के अंदर फैले। पर अभी क्या पढ़ा आपने? ह्यूमन टू ह्यूमन कोई ट्रांसमिशन यहाँ पे नहीं देखी गई है, तो वो वाली प्रॉब्लम भी आती है। देन रैपिड डेथ्स कई बार सडन भी होती हैं, और ज्यादातर जो होती हैं वो अनअवेयरनेस की वजह से ही होती हैं। देन पैरालिटिक रेबीज, ये ग्रेजुअल पैरालिसिस होती है और कई बार मिसडायग्नोस जब रह जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड में वायरस होता है, बॉडी को अंदर से खाता रहता है, बाद में जाके पता लगता है कि ये वायरस बॉडी में चला गया था। और क्लिनिकल सिम्टम एक बार आ जाते हैं तो रेबीज देखी गई है 100% फेटल रहती है।
देन इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ऑब्वियस सी बात है, आप सरकार से मांगोगे पैसा कि ऐसे केसेस आ रहे हैं तो आपने पहले डॉग्स को वहां से हटाया नहीं, अब हमें कोई मुआवजा दीजिए, कंपनसेशन दीजिए। गवर्नमेंट के ऊपर तो बर्डन रहेगा ही, प्लस जिस फैमिली में होगा इंजेक्शन कई बार महंगा बिकता है तो वो प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे आ जाती हैं। तो $, 8.6 बिलियन पर ईयर हिसाब लगाया गया है कि जब रेबीज का ट्रीटमेंट चलता है तो इतनी कॉस्ट हिट कर जाती है किसी भी कंट्रीज के अंदर। देन उसके बाद कैटास्ट्रॉफिक कहाँ प्रूव होता है, जो आपने अभी पढ़ा ना, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलिक्सिस की ट्रीटमेंट फटाफट से शुरू करवाना पड़ता है, तो उसमें क्या देखा गया कि अवेलेबल ही नहीं होता पुअर हाउस होल्ड्स के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वहीं से शुरू हो जाती है। देन मोस्ट इफेक्टिव कंट्रोल स्ट्रेटेजी, मास डॉग वैक्सीनेशन। इसमें ये करते भी हैं लोग, ये कहीं वॉलंटरली भी करते हैं, एनजीओज भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, खुद ही जाते हैं स्ट्रीट डॉग्स को देखते हैं, बैंड वगैरह का यूज कर लेते हैं कि ये डॉग वैक्सीनेटेड है। तो वो जो वैक्सीनेशन है वो मास वैक्सीनेशन भी इस केस में चलाई गई थी। एबीसी कंट्रोल के अगेंस्ट बहुत ज्यादा थे, जिसमें बोल दिया जाता है स्टरलाइज ही कर दो, जो डॉग है उसको पूरी तरह से इनफर्टाइल कर दो, आपकी वो रिप्रोड्यूस करे, अगली जनरेशन आए ना। पर डॉग की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, कितनों को स्टराइल करोगे, तो उतने में वो पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल गोल WHO ने जो बताया है तो वही कि जो रैबिस है इसको हमने कम करना है बाय द एंड ऑफ 2030। डेटा 25 में भी आप देखोगे बोला था एलिमिनेट कर देंगे, पर अभी तक किसी से भी नहीं हुआ है, तो एक्सटेंडेड वर्जन आपको दिखेगा 2030 का। 20,000 केसेस रैबिस की जो डेथ्स हुई हैं वो इंडिया से ही हुई हैं, आउट ऑफ टोटल 59,000। और एंडेमिक है ये इंडिया में एक तरह से। 3 टर्म्स आप पढ़ते हो, पेंडेमिक, अगर मैं बड़ा सा वेन डायग्राम का सर्कल बनाऊं, इसको बोलूंगी मैं पेंडेमिक। ये सारी कंट्रीज को हिट कर चुका होगा, जैसे कोरोना को क्या बोला था, पेंडेमिक। फिर उसके बाद आप देखोगे एपिडेमिक। एपिडेमिक में क्या होगा, सारी कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं होंगी, कुछ होंगी। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज आपने देखा सिर्फ ट्रॉपिकल जोन में लाए कर रही है, एपिडेमिक। उससे भी छोटा आप चले जाओगे तो एंडेमिक, ये किसी पर्टिकुलर रीजन के साथ एसोसिएटेड होंगी। तो यहाँ पे इंडिया को बोल दिया कि एंडेमिक है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है इस रीजन के साथ एसोसिएटेड, दैट इज रेबीज। सेम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में जब आप पढ़ते हो वहां पे वर्ड यूज करा जाता है एपिडेमिक, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन में भी आपको ठीक ठाक केसेस उसके मिल जाते हैं। तो यहाँ पे एंडेमिक है। फ्री रोमिंग डॉग्स का नंबर काफी ज्यादा है और यही रिजर्वायर की तरह एक्ट करता है जो रेबीज वायरस को होल्ड करके रखा हुआ है। एंड 20 मिलियन डॉग बाइट्स एनुअली, आपको इतने केसेस इंडिया के अंदर देखने को मिल जाते हैं। आफ्टर दैट रेबीज एज डिजीज ऑफ पॉवर्टी, तो ये आंसर यस ही है। ज्यादातर आप देखोगे जो कंजेस्टेड स्ट्रीट्स होंगी वहां पे लोग तो क्राउडेड थे ही, साथ में डॉग्स भी आराम से घूम रहे होते हैं। जहां पे रेस्टोरेंट वाला एरिया होता है वहां पे देखना डॉग्स का साइज, और जो लोकल डॉग्स होते हैं वहां मोटे मोटे डॉग्स आपको दिखाई देंगे, स्पेशली अगर नॉन वेजिटेरियन शॉप थी। नोटिस करना ये चीज, कभी यहाँ पे 21 या 23 के आसपास आपने देखा हो मैकेनिक्स की शॉप्स आती हैं, आगे मीट मार्केट है प्रॉपर, तो उस मीट मार्केट के बाहर जो डॉग्स का साइज है दैट इज वेरी ह्यूज। वो डॉग नहीं लगते, वो फिर बफलोज की कैटेगरी में ही आ चुके हैं, बहुत बड़ा साइज है उनका। ठीक, तो वो खाने की एक्टिविटी, तो कहीं ना कहीं जिस एरिया में रह रहे हैं जहां पॉपुलेशन मार्जिनलाइज आपको मिलेगी, शायद खाने पीने की चीजें ज्यादा अवेलेबल है, क्योंकि डॉग को भी एक एक्सपेक्टेशन होती है यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलेगा एट द एंड ऑफ डे, खाने को ठीक ठाक मिल जाता है, तो वहां से ये जुड़ा हुआ है। और बाकी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी कमी तो है ही इंडिया में। अभी हिमाचल वाला केस देखा होगा आपने, और वो डॉक्टर का जो हुआ था एक असॉल्ट केस। चलो फिर वही बात है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा ही हुआ था, प्लस जो मेडिकल फील्ड में ऑलरेडी अवेलेबल हैं उनके अगेंस्ट बड़े सारे केसेस राइज कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा वो जो आपने रैबीज इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में पढ़ा, इसकी नॉन अवेलेबिलिटी, वो पानी से धो तो लिया पर यही अवेलेबल नहीं होता है जो एक्चुअल में कोर्स शुरू करना था, ये भी एक दिक्कत देता है। और 20% केसेस में आप देखेंगे कि कोई भी एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं दी जाती, वो छूट जाती है, या तो वो खुद ही एब्सटेन कर लेता है कि कुछ नहीं होता वैसे वाली अप्रोच, और या तो फिर वो अवेलेबल ही नहीं होती, जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वही लैग कर जा रहा है। बाकी यही लिखा है डिस्प्रोपोर्शनेट है ये केसेस। और डॉग पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर में क्या बोला गया है कि सबसे पहले डॉग्स को पकड़िए, उनको न्यूट्रलाइज करिए, मतलब वैक्सीन प्रोवाइड करिए, पहले पकड़ो और देन वैक्सीनेट करो, तो ये वाली प्रोसेस, और उसके बाद रिलीज कर दो। पहले जो जजमेंट आया था उसमें यही बोला था कि इनके लिए शेल्टर हाउसेस बनाए जाएं, तो डॉग लवर्स की तरफ से भी एक प्रोटेस्ट इमर्ज करता है, एनिमल वेलफेयर की जो बॉडीज है उनकी तरफ से प्रोटेस्ट इमर्ज करता है कि उनको उसके बाद रिलीज कर देना चाहिए। तो फिर बाद में बोल दिया था कि उनको ही रिलीज नहीं किया जाएगा जो ज्यादा इन्फेक्टेड है, तो उनको बोल दिया था कि इनके लिए शेल्टर हाउसेस बनेंगे। 2025 का केस ये वही है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको सुनाया। और इंडिया ने क्या क्या मेजर्स ले रखे हैं रेबीज कंट्रोल को करने के लिए, तो नंबर 1 इज नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम मेन जो इनका साउंड कर रहा है किस तरफ कर रहा है,
कंट्रोल करना है, मतलब जितनी भी रेबीज की डेथ हुई है उसका डेटा अवेलेबल होगा, किस एरिया में कितना डॉग्स का नंबर है, कितना हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, तो वो सारा काम कौन देख रहा है? नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंडर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेकआउट कर रही है। आफ्टर दैट इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे ऊपर आपने देखा कहीं ना कहीं आप सर्वेलियांस के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हो, यहाँ पे रियल टाइम रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग करोगे आपकी डॉग बाइट के केसेस कहाँ पे किस रीजन की वजह से ज्यादा आए। देन नेशनल हेल्थ मिशन, तो ये फाइनेंशियल और ऑपरेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करता है स्टेट्स को भी, और ताकि वैक्सीन वहां पे अवेलेबल हो, ट्रेनिंग उनको दी जाए, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज के ऊपर फोकस किया जाए। वो जो पीछे आपने RIG के बारे में पढ़ा, रैबिस इम्यूनोग्लोबुलिन, वो अवेलेबल हो आपके हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, उनके ऊपर फोकस करा जाता है। इन शॉर्ट अवेलेबिलिटी करवानी है जितनी भी वैक्सीन यूज करी जाती हैं अगेंस्ट द रेबिस। देन देयर इज NCDC, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल रेबिस एक्टिविटीज, यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, लेबोरेटरी को और ज्यादा स्ट्रेंथन करा जाता है। पहले स्टेन टेस्ट भी होते हैं आपके, जैसे एड्स के लिए मैंने आपको एक टेस्ट बताया था बहुत टाइम पहले, यस वैसे ही एक टेस्ट होता है रेबिस के लिए, मेंटो नाम से, MANTOUX, मेंटो टेस्ट इसको बोलते हैं। इसमें पहले थोड़ा सा वो जो डेथ वर्जन होता है रेबीज वायरस का, डेड वर्जन होता है रेबीज वायरस का, उसको डाला जाता है स्किन के अंदर। फिर अगर वो फोड़ा नहीं हो जाता जैसे मच्छर के काटने पे, उतने जैसे साइज का अगर डेवलप होता है तो मतलब वायरस था बॉडी के अंदर। अगर उससे छोटा रहता है, स्केल होती है मेंटो स्केल, उसी से मैच करा जाता है, तो अगर वो साइज छोटा है तो मतलब वो रेबीज वायरस नहीं है, कोई और वायरस यहाँ पे बॉडी में घूम रहा है, तो उसको बोलते हैं मेंटो टेस्ट। एनीवेज, नेक्स्ट इज नेशनल वन हेल्थ प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ जूनोसिस। जूनोसिस का वर्ड आ गया तो मतलब इसमें ना सिर्फ रेबिस की बात करी जाएगी, जितनी भी एनिमल से ह्यूमन की तरफ डिजीज आती है उन सभी के ऊपर फोकस करा जाता है। तो दैट्स ऑल, ये रेबिस को लेके इंपॉर्टेंट था आर्टिकल, हर एक पेपर में इससे सवाल आता है, प्री और मेंस में शायद हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, तो इसको देख लेना है, ढंग से करना है।